जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड है, मतलब आप कहीं पर सैलरी के तौर पर काम करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, तो आपको टैक्स से रिलेटेड रूल्स है जान लेने बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक जो काम है दोस्तों, TDS काटना, वो एम्प्लॉयर का रहता है। TDS क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो कब आपका टैक्स कटता है, कब आपका टैक्स नहीं कटता है, ओल्ड टैक्स रिजाइम, न्यू टैक्स रिजाइम, ITR भरनी मैंडेटरी है या नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपका समाधान मिलने वाला है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, ताकि TDS और सैलरी के ऊपर कब टैक्स कटता है, कितना कटता है, किसका कटता है, क्या कटा हुआ टैक्स हम वापस ले सकते हैं, ये सारे के सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें दोस्तों, और कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके, वीडियो अच्छी या बुरी लगी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताया करें, ताकि हमें कुछ फीडबैक मिले। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। TDS ऑन सैलरी। दोस्तों, बहुत बार आपको पता होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सैलरी की इनकम कमा रहा है और उसको ये कन्फ्यूजन रहता है कि मेरा TDS कट गया है, मेरा TDS तो नहीं कटा है, मेरा TDS तो ज़्यादा कट गया है, मेरा TDS तो कम कट गया है। तो इस वीडियो के अंदर अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो TDS ऑन सैलरी से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो मेक श्योर वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो पॉइंट्स टू बी कवर्ड, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है TDS, क्यों कटा जाता है TDS, क्या होता है फॉर्म 16 और क्या होता है फॉर्म 26 AS। इन सभी के बारे में हम विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। TDS इज मेथड टू सेव टैक्स इवेजन। दोस्तों, टैक्स की चोरी को रोकने के लिए ये एक तरीका बनाया गया है TDS। गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है एम्प्लॉयर को कि आपका TDS काटे और साल से पहले ही काट ले और उस TDS को हमारे पास जमा करा दे, क्योंकि एम्प्लॉई माइट पे और नॉट पे टैक्स। अब आप एक व्यक्ति A है, वो सैलरी दे रहा है B को, और यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है C। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने A को बोल दिया है आप इसको सैलरी दे रहे हो, तो ये व्यक्ति टैक्स देगा या नहीं देगा इसके ऊपर हमें डाउट है, तो इसका टैक्स आप पहले से ही काट लीजिए। ये TDS होता है। तो TDS कब कटता है, कैसे कटता है, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली है। एम्प्लॉयर नीड टू आस्क अदर इनकम एज वेल। दोस्तों, आपका जो ये A था, ये इस B के ऊपर जितनी भी सैलरी देगा इसके ऊपर तो आपको TDS काटना ही काटना है। इससे ये और पूछेगा कि तेरी अदर सोर्स की इनकम, कोई भी बिजनेस की इनकम या कोई ऐसी और इनकम है तो वो भी हमें बता, ताकि उसके ऊपर भी मैं टैक्स काट लूँ। तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी दे दी है, बट दे विल गिव यू बेनिफिट। फिर बाद में ये जो आपका एम्प्लॉयर है, ऐसे नहीं है कि आपको 10,000 रुपये दिए और उसके ऊपर भी आपका TDS काट लिया, फिर आपको 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन देगा। आपसे पूछेगा कि आपने LIC में 1.5 लाख रुपये लगाया है, PPF वगैरह में लगाया है, हेल्थ इंश्योरेंस है, आपके पास HRA है, ATG है, ATGGC है, कोई भी तरह की छूट होगी वो सारी की सारी छूट आपको वो देंगे। उसके बाद में अगर टैक्स बनता है तो आपका TDS काटा जाएगा। एम्प्लॉयर विल डिडक्ट TDS। क्या है, आपका TDS काट लेगा। फॉर एग्जांपल, आपको 10,000 रुपये सैलरी दे रहा है और आपका 1,000 रुपये TDS बनता है, तो आपका 1,000 रुपये काट के आपको 9,000 रुपये ही दिए जाएंगे। ये 9,000 तो आपके हो गए, इनकम तो आपकी 10,000 ही मानी जाएगी, आपके अकाउंट में 9,000 देंगे, और जो 1,000 रुपये कटा है ये डिपॉजिट कर देगा TDS को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। लेकिन डिपॉजिट कहाँ करेगा? आपके पैन कार्ड में करेगा। जो यहाँ पे एक व्यक्ति था B, उसके पैन कार्ड में ये TDS जमा हो जाएगा, और वो जो एम्प्लॉयर है जो आपको सैलरी दे रहा है वो अपनी TDS की रिटर्न भरेगा, उस रिटर्न में आपका पैन कार्ड डालेगा, ताकि वो आपके पैन कार्ड में ये सैलरी बोल जाए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी पता चल जाए कि इसको इतनी सैलरी दी थी और इतना इसका TDS काटा गया था। तो टैक्स आपको पता होगा, टैक्स कैन बी पेड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम के ऊपर टैक्स लेना पड़ता है। सबसे पहला तरीका तो मैंने आपको बताया TDS है, जो कि आपको इनकम मिलने से पहले ही आपका वो काट लिया जाता है। फिर है TCS, ये भी एक तरीका है टैक्स चोरी को रोकने के लिए। अगर आपने कोई व्हीकल लिया, फॉर एग्जांपल अगर आपने 15 लाख रुपए की कार ली, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता लगेगा कि आपने 15 लाख की कार ली है? तो उसका 1% जो है TCS आपसे अलग लेगा। आपसे वो कार वाला 15,15,000 लेगा, 15 लाख तो है वो तो खुद रख लेगा, और जो ये 15,000 रुपये थे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करा देगा, आपका पैन कार्ड ले लेगा। तो TDS TCS सेल्फ असेसमेंट टैक्स, अगर आपका टैक्स खुद आपको भरना होता है तो आप खुद भर दें। एडवांस टैक्स, जिस
व्यक्ति की इनकम, जिस व्यक्ति का टैक्स 10,000 से ज़्यादा बनता है तो डिपार्टमेंट कहता है कि इस टैक्स को आप एडवांस में ही जमा करवा दें। TDS सेक्शन 192, 94A, 94 N, 94J, 194H, बहुत सारे सेक्शन होते हैं इस TDS के, 194S, 194O। लेकिन हम इस वीडियो में TDS ऑन सैलरी के बारे में बात करेंगे। वो सेक्शन 192 कहता है अगर आपकी सैलरी की इनकम आ रही है या पेंशन की इनकम आ रही है, उसके ऊपर कोई भी TDS आपका कटेगा तो सेक्शन 192 के अंदर ही आपका TDS काटा जाएगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट TDS? अब बात आ जाती है कि आपका TDS काटने की जिम्मेदारी किस व्यक्ति की बनाई है। ऐसे नहीं है कि आप एक लाला की दुकान पर जा रहे हैं और आपकी सैलरी बन रही है 10,000 रुपये महीना की, तो आप 12 महीने के हिसाब से 1,20,000 रुपये वहाँ पे कमा रहे हैं, इसके ऊपर आपका TDS नहीं काटा जाएगा। पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया। एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। अगर आप सैलरी ले रहे हैं 1,00,000 रुपये और आपकी 12 महीने की सैलरी हो गई है दोस्तों 12 लाख रुपये, अब भी TDS नहीं काटा जाएगा। अगर ये जो व्यक्ति है ए है जो आपको सैलरी दे रहा है, अगर उसके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती है तो कोई भी एंटिटी जो सैलरी पे कर रहा है अगर टैक्स ऑडिट के दायरे में आता है, मतलब बड़ी ट्रांजैक्शंस, बड़ी ऑडिट वगैरह उनकी होती है, जैसे कि इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, LLP, AOP, BOI, ट्रस्ट, सारी की सारी संस्थाएं, अगर उनके ऊपर TDS काटने की जिम्मेदारी होती है तभी वो काटेंगे। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति आपका TDS काट लेगा। तो ये आप मेक श्योर करें, जो बड़ी बड़ी कंपनी है जिनकी टैक्स ऑडिट होती है वही सिर्फ TDS आपका काटेंगे। व्हेन TDS इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट, एम्प्लॉयर TDS डिडक्ट करेगा आपको सैलरी देने से पहले। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अगर आपकी 1,00,000 रुपये की सैलरी है, 10% TDS अगर उस पर काटना है तो 90,000 रुपये ही आपको देंगे, 10,000 रुपये आपका TDS काट लेंगे। तो ये विल एस्टिमेट पूरे साल की इनकम आपकी पहले वो चेक कर लेंगे। अगर आपकी 1 महीने की इतनी है तो 12 महीने की इतनी होगी, आपने कोई छूट लेनी थी, आपने कौन से टैक्स रिजाइम में जाना है, आपसे सब कुछ पूछा जाएगा। अगर आप कुछ नहीं बताते हैं तो आपका न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से TDS वहाँ पे काटा जाएगा। अब एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं। इफ़ ए एम्प्लॉय इज गेटिंग ₹7.5 लाख रुपये, एक व्यक्ति को साल की सैलरी आ रही है और वो कहता है कि मुझे न्यू टैक्स रिजाइम में जाना है, उसे पहले पूछा गया था, उसने बोल दिया मेरी न्यू टैक्स रिजाइम में है, तो वो एम्प्लॉयर देखेगा कि इसकी सैलरी तो 7.5 लाख है लेकिन 50,000 रुपये की एक छूट भी मिलती है इसको, स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो आपकी इनकम होगी 7 लाख रुपये। और जिस व्यक्ति की इनकम 7 लाख रुपये तक होती है उसको 25,000 रुपये का टैक्स बनता है और वो सेक्शन 87A कहता है ये 25,000 का टैक्स आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा, तो उसका कोई भी टैक्स नहीं बनता है। टैक्स नहीं बनता है उसका कोई भी, तो TDS भी वहाँ पे आपका नहीं काटा जाएगा, आपका जो TDS है वो 0 हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। एक एम्प्लॉई था, उसकी 9 लाख रुपए एक साल की इनकम थी, ठीक है, और उसने बोला कि मैं ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहता हूँ। ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपको पता होगा बहुत सारी डिडक्शंस का बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो उस व्यक्ति से उसने पूछा कि आप और कोई डिडक्शन लेना चाहते हैं? नहीं। तो वो बोला 1.5 लाख रुपए की मेरी LIC मैंने करवाई हुई है, इसके बाद बोला मैंने एक होम लोन भी ले रखा है। तो उस व्यक्ति की इनकम थी 9 लाख रुपए, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन तो न्यू में भी मिलेगी और ओल्ड में भी मिलेगी। तो उसके बाद में 1.5 लाख रुपए ATC में छूट मिल गई, 2 लाख रुपए के होम लोन की छूट मिल गई। तो उसकी इनकम सारी की सारी छूट लेने के बाद में 5 लाख रुपए तक आ जाती है। और इनकम टैक्स का सेक्शन 87A कहता है जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख तक है उसको जो टैक्स है उसका 12,500 बनता है, तो उसकी आपको छूट मिल जाएगी और आपका टैक्स हो जाएगा 0। कोई भी टैक्स नहीं होगा तो किसी भी तरह का TDS आपका नहीं काटा जाएगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों जिसमें उसका TDS काटा गया है। कोई एम्प्लॉई था, उसकी 70,000 रुपये महीने की सैलरी की इनकम आ रही थी एंड नो डिडक्शन चूज फॉर ओल्ड टैक्स रिजाइम, उसकी कोई भी डिडक्शन वगैरह नहीं थी, जैसे कि LIC ATC वगैरह की कोई उसकी छूट नहीं थी। और 70,000 के हिसाब से 12 से उसने गुना किया उसके एम्प्लॉयर ने कि भी मैं इसको साल में 8,40,000 रुपये की सैलरी दे दूंगा। अब उसको 8,40,000 में से आपको पता होगा 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सभी को मिल जाएगी, 7,90,000 रुपये उसकी इनकम रह गई। अब आपको पता होगा 2.5 लाख रुपये तक इस व्यक्ति की इनकम जो थी 7,90,000 रह गई। इसकी इनकम जो थी 5 लाख से तो कम नहीं रही, तो उसको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा, 12,500 की छूट नहीं मिलेगी। उसके लिए जो टैक्स की लिमिट है वो 5 लाख नहीं रहने वाली है, 2.5 से 5 ही रहने वाली है। तो इस व्यक्ति का जो टैक्स है 2.5 लाख पर तो 0 हो जाएगा, 2.5 लाख से 5 लाख पर उसको 5% 12,500 देना है। और 5 लाख से 10 लाख के बीच उसकी इनकम थी दोस्तों 7,90,000 रुपये, तो 7,90,000 रुपये और माइनस 5 लाख करेंगे तो 58,000 इस पर टैक्स बनता है। तो इसका 58,000 और 12,500 का जो टैक्स है टोटल 70,500 तो उसका टैक्स बन गया। और आपको पता होगा टैक्स के ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ता है, तो वो 4% 2820 जोड़ लिया, तो 70,500 और 2820
उस व्यक्ति के पूरे साल का जो टैक्स बनता है 73,320 बनता है। मतलब एम्प्लॉयर ने शुरू में ही चेक कर लिया, मैं इसको इतनी सैलरी दूंगा, इसकी इतनी छूट होगी और इतना टैक्स बनता है, और 12 महीने की सैलरी उस व्यक्ति ने देनी है, तो 12 से भाग करेंगे तो हर महीने उसका इतना टीडीएस काटा जाएगा। तो इन हैंड सैलरी 70,000 रुपये उसकी सैलरी थी, इतना टीडीएस काट लिया। हम बाकी चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं, पीएफ वगैरह या कई चीज़ें और भी कटती हैं, हम सिंपली एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। तो इसका 63,890 रुपये ही हर महीने उसको मिलेगी, क्योंकि उसका टीडीएस काट लिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से उसका टीडीएस काट लिया जाएगा। आफ्टर ईयर एंड में एम्प्लॉयर विल फाइल, आपकी टीडीएस की रिटर्न आपको पता होगा क्वार्टरली भरता है, हर 3 महीने बाद उसकी टीडीएस की रिटर्न जाएगी, और उस टीडीएस की रिटर्न से वो जो है सारा का सारा डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देगा, और साल खत्म होने के बाद में फॉर्म 16 इशू करेगा। मार्च के अंदर आपका साल खत्म हो जाता है। इस खत्म होने के बाद में 30 अप्रैल तक आप अपने टीडीएस को जमा करा सकते हैं, जो कि आपने जो लास्ट मंथ का जो टीडीएस था आपका मार्च महीने का, उसको 30 अप्रैल तक जमा करा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप मई तक, 30 मई 2024 तक आप अपने टीडीएस की जो रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं। तो इस तरह से पार्ट ए और पार्ट बी 16 नंबर फॉर्म जो होता है वो डिटेल के अंदर हम और बता देंगे, इस साल का नया आएगा जब। तो पार्ट ए के अंदर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, नाम, आपकी डेजिग्नेशन, आपका एड्रेस वगैरह होगा, और पार्ट बी के अंदर आपकी कितनी आपकी सैलरी थी, कितना आपका टीडीएस काटा, कितनी आपकी डिडक्शन थी, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म 26AS, आपका जो टैक्स बनता था और आपकी जो सैलरी बनती थी, अब 8,40,000 सैलरी थी और इतना टैक्स था, ये आपको फॉर्म 16 दिया जाएगा, उसमें तो लिखा ही होगा। लेकिन कोरस्पोंडेंसली जो फॉर्म 26AS होता है, ये आपके इनकम टैक्स पोर्टल का फॉर्म होता है, आप इसे लॉगिन करके देख सकते हैं। वहाँ पर आपकी ये सैलरी अमाउंट दिखाई देगी, आपका टीडीएस दिखाई देगा। 26AS के साथ साथ में AIS और TIS के जो 2 फॉर्म हैं वहाँ पे भी शो होंगे। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में ये सूचना आ चुकी है। अब आपको ITR भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। आपकी चाहे इनकम कम हो ज़्यादा हो, लेकिन वहाँ पे 2.5 लाख से ऊपर इनकम पर आपको ITR भरनी पड़ेगी। कई बार आप अपनी ITR लेट भरते हैं तो आपको लेट फीस भी देनी पड़ जाएगी। अगर आपका TDS कम कटा था तो आप उसको एक्स्ट्रा आपको भी टैक्स देना पड़ जाएगा। इस तरह से 5 लाख रुपए वाली लिमिट का क्या है मैंने आपको बता दिया था। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं और आपकी सारी की सारी छूट लेने के बाद अगर इनकम 5 लाख तक है, तो जो 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक का जो टैक्स है वो 12,500 बनता है, वो माफ़ हो जाएगा, आपका टैक्स जीरो हो जाएगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा चली जाती है तो आपकी छूट 2.5 लाख ही है 60 साल वालों के लिए, 3 लाख ही है 60 से 80 साल वालों के लिए, और 5 लाख है 80 साल से ज़्यादा वालों के लिए। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे 7 लाख रुपए की लिमिट। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं, आपकी टैक्सेबल इनकम सारी की सारी छूट लेने के बाद में इनकम 7 लाख है, तो 7 लाख तक का जो टैक्स होता है वो 25,000 बनता है, और 25,000 के आपको टैक्स की छूट मिल जाएगी, और आपको 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी 7 लाख से ऊपर 1 भी रुपये इनकम चली जाती है दोस्तों, तो आपको 3 लाख की छूट मिलने वाली है। लेकिन मार्जिनल रिलीफ करके एक नया कंसेप्ट आ चुका है इनकम टैक्स के अंदर। अगर आपकी इनकम 7,01,000 भी हो जाती है तो भी आपको इस ऊपर वाले 1,000 का ही टैक्स देना है। मतलब पूरे की पूरी अमाउंट पर आपको 25,000 रुपये टैक्स नहीं देना है। ये हम किसी अलग वीडियो में विस्तार से आपको बताने वाले हैं। आ जाता है दोस्तों सेस। 1,04,000 रुपये आपको जो है 1 लाख रुपये आपका बेसिक टैक्स हो गया, और 4,000 रुपये आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हो गया। 1,04,000 रुपये टैक्स आपको देना पड़ेगा, और इसके अलावा है ये जो टैक्स है आपका, उसके अलावा है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम सरचार्ज की। मैंने आपको बताया 1 लाख रुपए तो आपका टैक्स हो गया, 4,000 रुपए तो आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हो गया। इस 1,04,000 रुपए पे ऊपर और भी टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, 50 लाख तक है तो कुछ भी नहीं देना है, 50 लाख से 1 करोड़ तक है तो 10% और देना पड़ेगा, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है 25%, 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 37%, लेकिन इसको फिलहाल 25% तक ही कर दिया गया था। अब दोस्तों क्या होता है, आपको सैलरी मिली, आपका टीडीएस काट लिया गया, आपका फॉर्म 16 आपको मिल गया। इसके बाद में क्या होता है, आपने फॉर्म 26AS में भी देख लिया, आपने अपनी ITR भी फाइल कर दी, आपका कोई टैक्स बनता था तो वो पे कर दिया, आपका टैक्स ज़्यादा था तो आपने वो रिफंड मांग लिया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फिर से रोल आ जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का CPC एक दोस्तों अलग से सेल बनाया हुआ है, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सिस्टम। वहाँ पर जाएगी आपकी रिटर्न, कंप्यूटराइज द्वारा वो आपकी रिटर्न प्रोसेस होगी। चेक किया जाएगा कि ऑनलाइन आपकी सैलरी कितनी आ रही थी और आपने ITR में कितनी दिखाई है, और आपको असेसमेंट ऑर्डर दिया जाएगा।
143(1) के अंदर इंटीमेशन आता है। यहाँ पे 3 तरह से इंटीमेशन आता है दोस्तों। एक, अगर आपका कोई रिफंड है तो आपको बता देंगे आपको रिफंड दे दिया है। अगर कोई गलती रह गई थी, कोई डिमांड थी, तो वो डिमांड आ जाएगा। और एक आपका नील का आ जाएगा। अगर आपका कोई टैक्स नहीं बनता था तो आपका ये नील का असेसमेंट आ जाएगा। अगर आपकी रिटर्न में कोई कमी रह गई थी, आपने सही रिटर्न नहीं भरी थी, तो वो डिफेक्टिव रिटर्न होती है, 139(9) का नोटिस आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने आईटीआर भर दी तो आप टेंशन फ्री हो गए। आईटीआर भरने के बाद में आपको उसको फॉलोअप करना पड़ेगा। उनकी मेल मैसेज वगैरह जो भी आते हैं उनको आपको टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा। अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दोस्तों, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे दोस्तों, इनकम टैक्स को, टीडीएस को, सैलरी के रिलेटेड ऐसे सारे क्वेश्चन थे, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रेम्यूनरेशन फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, आपको पता होगा इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म अपने जो पार्टनर को रेम्यूनरेशन देती है वो भी एक तरह से सैलरी होती है, लेकिन वहाँ पर टीडीएस काटने की जिम्मेदारी उस पार्टनरशिप फर्म की नहीं है। टीडीएस डिडक्टेड ऑलरेडी, इज आईटीआर फाइलिंग रिक्वायर्ड। अब फॉर एग्जांपल आपकी 10 लाख रुपए सैलरी थी और 1 लाख रुपए टैक्स बनता था, वो टैक्स ऑलरेडी टीडीएस के तौर पर काट लिया गया है। अब आप टेंशन फ्री हो चुके हैं, मेरा जितना टैक्स बनता था वो मैंने कटवा दिया है। तो आप इस बहम में मत रहिए दोस्तों। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम सारी की सारी छूट लेने से पहले 2.5 लाख रुपए को ज़्यादा चली जाती है तो आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। ये आपके लिए मैंडेटरी है। चाहे आपने टैक्स कटवा लिया है, सारा का सारा टैक्स कट गया है, फिर भी आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो 2.5 लाख की जगह ये 3 लाख रुपए है। तो मेक श्योर आपका अगर इनकम 3 लाख या 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आप आईटीआर भरना सुनिश्चित करें, चाहे टीडीएस कटा है या नहीं कटा है। सैलरी मिलती है डायरेक्टर को कंपनी के अंदर, आपको पता होगा दोस्तों, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड में अगर सैलरी मिलती है तो वहाँ पे आपका टीडीएस काटा जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति है जो एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, 182 दिन से इंडिया से ज़्यादा बाहर रहता है या बाहर का पर्सन है, उसको अगर कोई सैलरी मिलती है तो वहाँ पर भी टीडीएस उसका काट लिया जाएगा। अब वंस एम्प्लॉयर स्टार्ट डिडक्टिंग टैक्स इन रिजाइम विल कीप द सेम। दोस्तों आपको पता होगा 1/4/2024 से मान लो आपका साल स्टार्ट हुआ है और आपका एम्प्लॉयर आपको 1 महीने बाद ही पूछ लेगा कि आपकी कितनी सैलरी की इनकम आई थी। आपको वो बता देगा कि आपकी 12 लाख रुपए सैलरी की इनकम आई थी। फिर आपसे वो पूछेगा कि आपकी कौन सी रिजाइम है, ओल्ड टैक्स रिजाइम है या न्यू टैक्स रिजाइम है। फिर आपसे वो पूछा जाएगा कि डिडक्शन और एग्जम्पशंस आपकी कितनी है। वो पूछने के बाद में आप अगर बताते हैं कि मुझे ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना है तो उसके हिसाब से आपका टीडीएस काटा जाएगा। अगर आप कुछ नहीं बताते हैं तो न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से टीडीएस काटा जाएगा। अगर एक बार ओल्ड या न्यू में टीडीएस कट गया तो पूरे साल वही काटा जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग ही आपका टीडीएस कटता रहेगा। रिजाइम कैन बी चेंज एट द टाइम ऑफ आईटीआर फाइलिंग। दोस्तों आपका जो टीडीएस मैंने आपको बताया, इन्होंने ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से काट लिया है, लेकिन आपको साल के बाद में पता लगा, आईटीआर भरते टाइम पता लगा मुझे तो न्यू टैक्स रिजाइम में ही ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था, तो आप अपनी आईटीआर न्यू के हिसाब से भर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आपका टीडीएस कटा है उसी में ही आपको जाना है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट FAQs है, फॉरगेट टू गिव डिडक्शन टू एम्प्लॉयर। आपको पता होगा साल के स्टार्टिंग में ही आपसे पूछा जाता है कि कितनी LIC, कितना PPF, कितना इंश्योरेंस, कितनी आप डिडक्शन 80D वगैरह में HRA की छूट लेंगे। तो आपने उनको बताना भूल गए या टाइम पर नहीं बता पाए तो वो तो आपका टीडीएस काट लेंगे, क्योंकि वो समझेंगे कि सारी की सारी इनकम आपकी टैक्सेबल है। लेकिन इन सभी का बेनिफिट आप आईटीआर भरते समय ले सकते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, कोशिश करें कि फॉर्म 16 के अंदर सारी की सारी डिडक्शन को क्लेम करवा लें ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई दिक्कत ना करे, क्योंकि आप बाद में अलग से क्लेम करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको तक की निगाहों से देखता है कि इस व्यक्ति ने ज़्यादा छूट ले ली है, एम्प्लॉयर ने क्यों नहीं दी है। तो आप कोशिश करें एम्प्लॉयर के थ्रू ही छूट लेने की। इफ़ एक्स्ट्रा टीडीएस डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर, दोस्तों आपकी सैलरी थी 10 लाख रुपए और आपका टैक्स बनता था 1 लाख, लेकिन 1,25,000 रुपये आपका टीडीएस उन्होंने काट लिया, क्योंकि वो सोच रहे थे कि कम टीडीएस ना काटा जाए, ज़्यादा कट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स्ट्रा जो आपका 25,000 रुपये का टीडीएस कटा था वो आप अपनी आईटीआर भरेंगे। आईटीआर भरने के बाद में वो आपका रिफंड आ जाएगा। और जितना लेट रिफंड आएगा दोस्तों, 1/4 जैसे मान लो 2024-25 का था तो 1/4/2025 से लेकर के जब तक आपका जो रिफंड आएगा तब तक उसको 6% पर एनम के हिसाब से आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, सम टाइम योर जॉब इज अंडर कॉन्ट्रैक्ट। ये मैंने देखा है, ऐसा कोई व्यक्ति था जिसको 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट पर मिला था, ठेके पर लगा हुआ है, तो वहां पर उसका 1,000 रुपये टीडीएस 1% के हिसाब से काट लिया जाएगा। वो सेक्शन 194C होता है। 192 मैंने बताया था, सैलरी की इनकम पर तो 5 लाख या 7 लाख तक होने तक कोई टैक्स आपका काटा ही नहीं जाएगा। कोई व्यक्ति कहते हैं कि सर मेरी तो 50,000 रुपये की इनकम मिली थी, सैलरी मिली
मिली थी लेकिन मेरा तो टीडीएस काट लिया है, तो उन्हें ये देखना पड़ेगा कि उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट इनकम थी वो सैलरी की इनकम नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट मिली है। तो आप अपने फॉर्म 26A के अंदर आपको फॉर्म 16 नहीं मिलेगा, फॉर्म 16A मिलेगा। तो ये श्योर कर लें कि अगर ये टीडीएस कटा है तो इसको आप अदर सोर्स में भी दिखा सकते हैं और आप अपने इनकम की जो है छूट ले सकते हैं। टीडीएस कटा है तो उसको क्लेम ले सकते हैं। स्विच कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, दोस्तों एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आप गए, पहले आप ए कंपनी में काम करते थे, बाद में आप बी कंपनी में काम करने लग गए। देन एम्प्लॉयर विल ऐड सैलरी, अब ये बी कंपनी वाला आपको 10 लाख रुपए की सैलरी दे रहा है लेकिन 2 लाख रुपए की सैलरी पहले आपने यहाँ पे ले चुकी थी। अगर आपने उनको बताया कि मेरी 2 लाख रुपए सैलरी वहाँ पे थी तो वो भी उसको जोड़ लेगा और 12 लाख के हिसाब से ही आपको आपका पूरे साल की इनकम मान करके उस पर टीडीएस काटेगा। और ये और ध्यान दें आप कि आपकी ए कंपनी में जो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है और बी कंपनी में 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, ये दोनों अलग अलग नहीं मिलेगी। टोटल ही आपको यहाँ पे 50,000 रुपये की छूट मिलने वाली है और उसके अकॉर्डिंग ही आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर, ये मैंने बता दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ 50,000 की मिलेगी। ये एम्प्लॉई वाइज नहीं है, ये एम्प्लॉयर वाइज है, मतलब एक एम्प्लॉयर को एक बार ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाली है। इफ़ नो डिक्लेरेशन गिवन एम्प्लॉयर विल डिडक्ट टीडीएस अंडर न्यू टैक्स रिजाइम। साल के स्टार्टिंग में आपसे पूछेगा बताओ भैया ओल्ड में जाना चाहते हो या न्यू में, ओल्ड में जाना चाहते हो तो कौन कौन सी डिडक्शन आप लेना चाहते हो। न्यू अगर आप कुछ भी नहीं बताते हो तो न्यू के अकॉर्डिंग आपका टीडीएस वहाँ पे काट लिया जाएगा। ऑल सैलरी रूल विल अप्लाई टू पेंशन इनकम एज वेल। अगर आपकी 60 साल से ज़्यादा इनकम हो गई है, आप रिटायर हो गए हैं लेकिन आपको अब सैलरी की जगह पेंशन आने लग गई है, तो उस पेंशन के ऊपर भी वही 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन, टीडीएस, वो सारे के सारे रूल एप्लीकेबल हो जाने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों इफ़ एम्प्लॉयर फॉरगेट टू डिडक्ट टीडीएस, एक और एग्जांपल आ गया। अगर आपकी 10 लाख रुपए की सैलरी थी और 1 लाख रुपए का आपका टैक्स बनता था लेकिन वो एम्प्लॉयर नया नया था या उसके अकाउंटेंट को, उनके टैक्स कंसल्टेंट को नहीं ध्यान में आया, तो क्या होगा, आप ऐसे नहीं कह सकते कि उन्होंने तो टीडीएस काटा नहीं है तो मैं टैक्स नहीं भरूंगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करेंगे आईटीआर भरते समय, या आप उस टैक्स को पहले भी, क्योंकि वो अगर आपका एम्प्लॉयर जमा कराएगा तो वो टीडीएस करवाएगा, अगर आप जमा करवाना चाहते हैं तो एडवांस टैक्स जमा करवा दें। नहीं तो जब आईटीआर भरते समय आप उस टैक्स को जमा कराएंगे और आपने एडवांस टैक्स या टीडीएस नहीं कटा होगा तो आपको इंटरेस्ट भी वहाँ पे देना पड़ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको लीगल रहना है, लॉयल रहना है ताकि चैन की नींद आपको आ जाए, पंक्चुअल रहना है, टाइम से आपको आईटीआर भरनी है, टाइम से सारा का सारा काम करना है, सारे के सारे कंप्लाइंस करने हैं। दोस्तों ऐसा कोई भी डिस्कशन हमारे से रह गया हो तो आप कमेंट करें, आपका कोई डाउट क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। इस व्यक्ति को उन सभी लोगों में आपको शेयर करना है, उन ग्रुप्स में डालना है जो सैलरी की इनकम कमाते हैं और उन्हें कन्फ्यूजन था कि सैलरी पर टीडीएस कब कटता है कब नहीं कटता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।